नमस्कार साथियों, मैं रैत रस्तोगी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल न्यू OCI पर। एक आधुनिक भारत की क्लास की श्रृंखला में हम लोग कल क्लास 11 तक कर चुके थे। आज हम लोगों की क्लास 12 होगी बच्चों। और क्लास 12 में हम लोग जो आज विषय पढ़ेंगे तो बंगाल विजय और कुछ यूरोपीय कंपनियों से संबंधित कुछ तथ्य पढ़ेंगे। और कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्लासी विजय, बक्सर विजय, कैसे सिराजुद्दौला की कहानी, कैसे बक्सर में मीर जाफर के बाद में मीर कासिम और मीर कासिम का गठबंधन शुजाउद्दौला के साथ और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ बच्चों। और उस प्रकार से 22 अक्टूबर 1764 की घटना बक्सर की युद्ध की हम लोग देखते हैं बच्चों। फिर हमने इसके परिणाम जाने थे कि प्लासी के युद्ध से क्या क्या लाभ हुआ और बक्सर के युद्ध से कंपनी को क्या लाभ हुआ। थोड़ा सा एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि प्लासी के युद्ध की यदि मैं शुरुआत करूं तो प्लासी के युद्ध को फिर हम बता रहे हैं 1757 में हुआ था। अब बच्चों हुआ क्या था कि फिर बता रहा हूं कि प्लासी के युद्ध का हल्का सा रिवीजन कर देता हूं ताकि मुझे कहानी जोड़नी है थोड़ी सी बच्चों। तो प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था बच्चों कि जून 1756 में जो ब्रिटिश ने किलेबंदी की थी, तो उन किलेबंदियों पर ब्रिटिश ने जो किलेबंदी की थी उन किलेबंदियों पर 1756 में सिराजुद्दौला ने आक्रमण करके उन्हें बाहर भगा दिया था। नवाब ने जून 1756 में, थोड़ी सी तारीख में इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ एक चीज कि जून 1756 में नवाब ने क्या किया था, अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था कलकत्ता से। अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था कलकत्ता से जून में। और ये ब्रिटिश ने क्या करा था, फिर मद्रास से मदद मांगी थी। मद्रास से कौन आया था बच्चों, कल बताया था, रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन मद्रास से आए थे मदद देने बंगाल के अधिकारियों को। नवाब इस डर से पीछे हट गया था। अब एक बात समझिए बहुत ध्यान से, क्लाइव और वाटसन ने आने के बाद कलकत्ता पर आक्रमण किया। अब आप एक बड़ा सोचनीय प्रश्न ये है, और कलकत्ता पर आक्रमण करके नवाब पीछे हट गया। वही नवाब सिराजुद्दौला जिसने किलेबंदी पर, मात्र किलेबंदी पर अंग्रेजों को बाहर खदेड़ दिया था, वही नवाब जब रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन आए और जब उन्होंने कलकत्ता पर आक्रमण किया, वो नवाब पीछे क्यों हट गया। जब किलेबंदी कर रहे थे तो नवाब ने अंग्रेजों को कलकत्ता से बाहर निकाल दिया, और जब आज आक्रमण कर दिया, डायरेक्ट खुली चुनौती दे दी क्लाइव और वाटसन ने कलकत्ता पर आक्रमण करके, तो नवाब पीछे हट गया। तो बड़ी सोचनीय प्रश्न है कि आखिर नवाब पीछे क्यों हट गया। तो यहाँ एक कारण दिया जाता है बच्चों, यहाँ एक अपमानजनक संधि भी हुई थी जिसका नाम है अलीनगर संधि। प्लासी की उससे पहले की घटना है अलीनगर संधि। ये थोड़ा सा इससे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैक्ट में आ सकता है। ये 9 फरवरी 1757 को हुई थी। किस किस के बीच हुई थी अलीनगर की संधि, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी बच्चों। नवाब इस डर से पीछे हट गया था क्योंकि उसे अफगान खतरा था। पीछे क्यों हटा था, क्योंकि उसे अफगान खतरा था। उसे लग रहा था अहमद शाह अब्दाली कहीं आकर बंगाल पर अटैक ना कर दे, इसलिए उसने ब्रिटिश को अपने कब्जे में लिया। इसलिए नवाब ने क्लाइव के साथ अलीनगर की अपमाननगर संधि की थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अलीनगर की संधि किस किस के साथ हुई थी, क्यों करी थी, कब की थी, कैसे हुई थी। तो घटना मैंने आप लोगों को पूरी समझाई है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप ऐड कर सकते हैं। प्लासी की उससे पहले की घटना आई है, जून 1756 में नवाब ने किलेबंदी करी थी। मतलब नवाब ने किलेबंदी जो कर रहे थे अंग्रेज, उन्हें बाहर खदेड़ दिया था। अंग्रेजों ने मद्रास से मदद मांगी, क्लाइव और वाटसन आए। क्लाइव और वाटसन ने आके कलकत्ता पर आक्रमण किया और नवाब पीछे हट गया मेरे बच्चों अफगान खतरे को देखकर। और यही एक संधि होती है अलीनगर की संधि, क्योंकि इस टाइम 1756-57 का टाइम है। उस समय अहमद शाह अब्दाली उत्तर पश्चिम से लगातार भारत पर आक्रमण कर रहा था बच्चों। तो अलीनगर की संधि ये करता है 9 फरवरी 1757। तो एक कॉन्सेप्ट था ये प्लासी के युद्ध से पहले का। एक प्रश्न और पूछते हैं बच्चों आपसे, क्या सीखा आपने प्लासी के युद्ध में। देखते हैं, नवाब सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी के हाथों पराजित हो गया। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुआ प्लासी के युद्ध में, बिल्कुल सही बात है। रॉबर्ट क्लाइव के अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी सैन्य दृष्टि से अधिक मजबूत थी। ये तो एक कारण है, ए असर्शन है। और रीजन दे रहा है इसका कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में
रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश कंपनी सैन्य दृष्टि से, ये जरा सोचने वाली बात है, ब्रिटिश कंपनी सैन्य दृष्टि से अधिक मजबूत थी। कहां अधिक मजबूत थी भाई बच्चे? ये तो षड्यंत्र किया गया था। सैन्य शक्ति से जीती थी या षड्यंत्र से जीती थी? तो हम कहेंगे षड्यंत्र से जीती थी, क्योंकि यहाँ सैन्य दृष्टि से तो कोई इतनी इंपॉर्टेंस थी नहीं बच्चों। तो नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुआ था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या इसका ये कारण है कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश कंपनी सैन्य दृष्टि से अधिक मजबूत थी? क्या हम ये कारण देंगे बच्चों? बिल्कुल नहीं देंगे बच्चों, क्योंकि हम लोगों के सामने, एक मिनट पानी दे रहे बच्चों, चलो बाहर ही रखा, बाद में लेते हैं। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश कंपनी सैन्य दृष्टि से अधिक मजबूत थी। हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये कारण गलत, रीजन गलत हो जाएगा बच्चों, ये सही हो जाएगा। ये सवाल हम लोगों ने दिया। अच्छा, एक युद्ध और पढ़ाया था हमने, सेंट तोमे की लड़ाई। किसी को याद है सेंट तोमे की लड़ाई? क्या पढ़ाई थी? सेंट तोमे की लड़ाई थोड़ा सा अलग से फैक्ट है ये वाले। ये हमने बताई थी कि कर्नाटक और फ्रेंच कंपनी के बीच हुई थी। याद करो, फ्रेंच कंपनी में कौन था? कैप्टन पैराडाइज, कैप्टन पैराडाइज। और फ्रेंच कंपनी के साथ दूसरा कौन है? कर्नाटक के बीच, कर्नाटक अनवरुद्दीन। कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में, अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में सेना भेज दी थी मद्रास में। अनवरुद्दीन ने फ्रेंच से मद्रास खाली करवाया था। अनवरुद्दीन ने फ्रेंच से मद्रास को खाली कराने के लिए मद्रास में सेना भेज दी। जब मद्रास में सेना भेज दी तो सेना भेजी थी, लेकिन कैप्टन पैराडाइज ने 700 सैनिकों के साथ ही इस युद्ध को जीत लिया था। इसे ही हम सेंट तोमे की लड़ाई। चलिए बच्चों, ये हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा आगे जानेंगे। कल एक सवाल हमने लिखवाया था आप लोगों को कि प्लासी की विजय की पुष्टि बक्सर के युद्ध ने कर दी। ये आप लोगों ने सवाल लिखा था कल। चलिए मैं आप लोगों को ये सवाल सॉल्व कराता हूं। प्लासी की विजय की पुष्टि बक्सर युद्ध ने कर दी। प्लासी की विजय की पुष्टि बक्सर युद्ध ने कर दी। आंसर बच्चों देखिए, प्लासी का युद्ध एक युद्ध नहीं था, बल्कि क्या था? एक विश्वासघात था। कई बार बता चुके, एक धोखा था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने राय दुर्लभ को और मीर जाफर सेनापति को तोड़ लिया था। किससे? सिराजुद्दौला के मैदान में से, सिराजुद्दौला की जो सेना थी उसमें से। और यह धोखे से जीता गया था, इसलिए इसने ब्रिटिश की सैन्य श्रेष्ठता को सिद्ध नहीं किया था। तो ब्रिटिश की सैन्य श्रेष्ठता क्या प्लासी के युद्ध में सिद्ध हुई थी? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश की सैन्य श्रेष्ठता प्लासी के युद्ध में कोई सिद्ध नहीं हुई। प्लासी युद्ध में इसकी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं हुई बच्चों, क्योंकि तो धोखे से जीता गया था। इसलिए इसने ब्रिटिश की सैन्य श्रेष्ठता को सिद्ध नहीं किया, बल्कि इसने ब्रिटिश के षड्यंत्र की सफलता को दर्शाया था। ब्रिटिश के द्वारा षड्यंत्र की सफलता को, ब्रिटिश के द्वारा षड्यंत्र की सफलता को दर्शाया था। परंतु जो बक्सर का युद्ध था वो एक खुला युद्ध था, और बक्सर युद्ध एक खुला सैनिक संघर्ष था, इसलिए इसने ब्रिटिश सैनिक श्रेष्ठता को। तो बक्सर का युद्ध क्या ये भी षड्यंत्र का परिणाम था? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। बक्सर का युद्ध किसका परिणाम है? सैन्य श्रेष्ठता का। बक्सर का युद्ध किसका परिणाम है? सैन्य श्रेष्ठता का। ब्रिटिश की सैन्य श्रेष्ठता का परिणाम है, क्योंकि बक्सर युद्ध में आपको पता होगा कि ब्रिटिश कंपनी थी एक तरफ, और एक तरफ कौन थे? 3 जने थे, मीर कासिम, नंबर 2 अवध का नवाब सुजाउद्दौला, नंबर 3 दिल्ली मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। नाम नहीं लिख रहे बार बार। तो बच्चों ये हमारे सामने हमने तर्क रखा। प्लासी के युद्ध के बाद भी, अगले देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद भी ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच भी श्रेष्ठता का निर्णय नहीं हो सका था। देखिए, प्लासी युद्ध के बाद भी ब्रिटिश कंपनी और बंगाल नवाब के बीच
नवाब के बीच श्रेष्ठता, सुप्रीमेसी, श्रेष्ठता का निर्णय नहीं हो सका था। पता होगा आप लोगों को, मीर जाफर आया, मीर जाफर से भी नाखुश हो गए ब्रिटिश कंपनी, मीर जाफर को हटाया, मीर कासिम बनाया। मीर कासिम तो और कहने लगा हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो जा रहे हैं मुंगेर, वहीं खोले गन्ना फैक्ट्री, गन फैक्ट्री, गन्ना फैक्ट्री कह रहे हैं हम, गन फैक्ट्री वहीं खोलेंगे। तो प्लासी युद्ध के बाद भी ब्रिटिश कंपनी और बंगाल नवाब के बीच श्रेष्ठता का निर्णय नहीं हो सका था। और यही वजह है कि मीर कासिम और कंपनी के बीच यह मुद्दा उभर कर आया कि बंगाल का वास्तविक शासक कौन है। लेकिन बक्सर के युद्ध ने अंतिम रूप से निर्णय कर दिया कि राजा से बड़ा राजा निर्माता है, और बंगाल के नवाब को अंतिम रूप से कंपनी के अधीन कर दिया। लेकिन बक्सर के युद्ध ने क्या किया था? बक्सर युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि बड़ा कौन है? राजा निर्माता, यानी कि नृप निर्माता, किंग मेकर बड़ा है, ना कि किंग बड़ा है, कंपनी बड़ी है। श्रेष्ठता सिद्ध हो गई पुष्टि। प्लासी के युद्ध की पुष्टि किसने करी? बक्सर के युद्ध ने करी। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित हुआ था और बंगाल का नवाब कंपनी के अधीन हो गया था। सही बात है, बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण, तो बंगाल का नवाब किसके अधीन? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण, और नवाब जो है, नवाब किसके अधीन हो गया? नवाब कंपनी के अधीन हो गया। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद न केवल बंगाल, बल्कि अवध, बक्सर युद्ध के बाद न केवल बंगाल अपितु अवध तथा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय भी कंपनी के कृपा पात्र हो गए। दिल्ली के जो शासक थे हार गए ना, शाह आलम द्वितीय भी क्या हो गए? कंपनी के कृपा पात्र। कंपनी की रहमत से पल रहे हैं वे दोनों, बंगाल वाले भी और अवध वाले भी, और इधर शाह आलम द्वितीय भी। बंगाल तो खैर इनके हाथ में ही गया। अगला है, प्लासी का युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिश को कुछ संसाधनों की प्राप्ति हुई थी जिसका उपयोग ब्रिटिश बंगाल के व्यापार के निवेश के रूप में कर सके। प्लासी के युद्ध के बाद कुछ संसाधनों की प्राप्ति हुई थी। प्लासी के युद्ध के बाद कुछ संसाधनों की प्राप्ति हुई थी जिसका उपयोग ब्रिटिश बंगाल के व्यापार के निवेश के रूप में कर सके। बंगाल के व्यापार के निवेश के रूप में कर सके कंपनी, निवेश के रूप में कर सकी कंपनी। जबकि बक्सर को जीतने के बाद बंगाल का राजस्व मिल गया। बक्सर के बाद पता क्या हुआ? पूरे बंगाल हमारे हाथ में आ गया, बंगाल का पूरा राजस्व कंपनी के हाथ में आ गया। क्योंकि दीवानी कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई, कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई। बच्चों, मेरे लाल और लालियों, बहुत ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को कि प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ? कुछ संसाधन बंगाल के व्यापार में निवेश के रूप में आने लगे प्रयोग में। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद तो पूरा बंगाल ही हाथ में आ गया, कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई, राजस्व बंगाल का मिलने लगा। राजस्व की रकम का एक भाग ब्रिटिशर्स ने व्यापार के रूप में उपयोग किया। राजस्व का एक भाग, क्योंकि धातु तो अब ला नहीं रहे थे, बंगाल के राजस्व से ही बंगाल की वस्तु खरीदकर यूरोप के बाजारों में बेची जा रही है। सोचिए कितना शोषण हो रहा है भारत का। तो बच्चों, ये हमने थोड़ा सा जाना। ठीक है बच्चों, ये कहानी हमने आप लोगों को बताई। अच्छा, बक्सर के युद्ध के बाद आखिर क्या हुआ था? थोड़ा सा बक्सर के युद्ध के बाद का जान लीजिए आप। देखिए, बक्सर के युद्ध के बाद संधि हुई, इलाहाबाद की संधि। इतिहास बड़ी फेमस है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हो रही है 1765 में। कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा अवध के नवाब और मुगल बादशाह से पृथक संधि की गई। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल तो हाथ में आ गया, बचे कौन? अवध और मुगल। तो अवध और मुगल शासक के साथ
अलग अलग संधि, पृथक पृथक संधि रॉबर्ट क्लाइव ने करी। अवध के नवाब से 50 लाख रुपए हरजाना और इलाहाबाद एवं कड़ा का भूभाग प्राप्त किया। अवध से तो इलाहाबाद और कड़ा का भूभाग 50 लाख रुपए प्राप्त किए रॉबर्ट क्लाइव ने। दूसरी तरफ कंपनी के द्वारा मुगल बादशाह सालम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र दिया जाना। इलाहाबाद और अपने पास नहीं लिया कंपनी ने, इससे लेकर मुगल शासक सालम द्वितीय को दे दिया। बहुत ध्यान से समझिए, सालम द्वितीय भी खुश, हमें कुछ मिल रहा है। इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र दिया, लिया किससे? अवध से। बहुत ध्यान समझिए। तथा इसके अतिरिक्त 53 लाख रुपए निजामत कर 26 लाख रुपए व्यक्ति खर्च के रूप में दिए गए। बदले में और क्या दिया? 26 लाख रुपए कंपनी ने 26 लाख रुपए व्यक्तिगत खर्चे के लिए दिए मुगल को, और 53 लाख रुपए निजामत। 53 लाख रुपए निजामत, निजामत मतलब प्रशासन खर्च, ये कंपनी ने दिया मुगल को, मुगल बादशाह को। और बदले में मुगल बादशाह सालम द्वितीय से कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। बदले में तय कर लिया कि बंगाल की दीवानी अब किसके हाथ में आ जाएगी? कंपनी के हाथ, यानी पूरा बंगाल का राजस्व किसके हाथ में पहुंच गया? कंपनी के हाथ। इसलिए बंगाल का नवाब अब केवल प्रशासक मात्र रह गया। बंगाल का जो नवाब था, नवाब केवल प्रशासक मात्र, केवल प्रशासक मात्र। जबकि कंपनी बंगाल का दीवान हो गई और राजस्व वसूलने लगी। कंपनी बंगाल का क्या हो गई? दीवान और राजस्व वसूलने लगी। ये थी इलाहाबाद की संधि एंड राजस्व, यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने लगी। तो ये कहानी इलाहाबाद की संधि की। अच्छा, ब्रिटिश कंपनी के लिए बक्सर के युद्ध का क्या महत्व? ब्रिटिश कंपनी के लिए बक्सर के युद्ध का क्या महत्व? ब्रिटिश कंपनी के लिए बक्सर के युद्ध का क्या महत्व? सोच के बताइए। जब ब्रिटिश कंपनी ने बक्सर का युद्ध जीता, क्या महत्व रहा? प्लासी के युद्ध की पुष्टि बक्सर के युद्ध ने कर दी। प्लासी का युद्ध विश्वासघात से जीता गया था और बक्सर का युद्ध सैन्य श्रेष्ठता, यानी अब कंपनी सैन्य रूप से मजबूत हो गई। कोई टक्कर लेगा तो सोचेगा पहले कि कंपनी की सेना भी बहुत मजबूत है। अब बंगाल के साथ साथ अवध भी ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया, यानी बंगाल तो आया ही आया, प्लस अवध भी नियंत्रण में आ गया। प्लस और कौन आया? मुगल सालम द्वितीय भी कृपा पात्र हो गया। सालम द्वितीय भी अभी बताया था, कृपा पात्र हो गए तीनों के तीनों। सबसे बढ़कर ब्रिटिश कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। सबसे मेन बात तो यह है कि बंगाल की दीवानी बक्सर के युद्ध से ही प्राप्त हुई कंपनी को। अच्छा, कंपनी ने व्यापार में निवेश की समस्या को हल कर दिया, क्योंकि अब बंगाल की दीवानी से प्राप्त रकम का एक भाग व्यापार में निवेश होने लगा। बच्चों, बंगाल की दीवानी प्राप्त करते ही कंपनी के पास में राजस्व आने लगा, और इस राजस्व का एक भाग व्यापार में प्रयोग किया जाने लगा। कोई धातु नहीं लाए, यहीं के राजस्व से वस्तुएं खरीदी और यहीं के राजस्व से वस्तुएं खरीद कर यूरोप के बाजार में ले जाकर उन वस्तुओं को बेचकर मुनाफा कमाया। आप देखिए कितना लाभ ले रहे हैं अब कंपनियां। तो इस प्रकार बेटा प्लासी और बक्सर का युद्ध समाप्त होता है। इसके फैक्ट डेटा एक बार हम रिवीजन कर देंगे अगली क्लासों के अंदर। क्लास को मेरी सीक्वेंस वाइज पढ़ते चलिए बच्चों, सारी चीजें कड़ी दर कड़ी जोड़ दूंगा, विश्वास करो मेरा बच्चों, कोई भी डाउट नहीं छूटेगा। कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, सारे फैक्ट ऑटोमेटिकली उस कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। ज्यादा बड़ी वीडियो में नहीं बना रहा हूं, छोटी छोटी वीडियो के स्लॉट बना रहा हूं 30-40 मिनट के अंदर में, ताकि आप लोग देखकर उस ज्ञान को पचाएं, ज्यादा नहीं, देखकर उस ज्ञान को पचाएं। आप 2 की स्पीड में सुन सकते हैं बाद में इसे। चलिए बच्चे आगे देखिए बेटा, यूरोपीय कंपनियों से संबंधित कुछ तथ्य बता दूं आप लोगों को। यूरोपीय कंपनियों से संबंधित कुछ तथ्य, देखिए कुछ तथ्य बता रहा हूं, फैक्ट के रिगार्डिंग है, वनडे एग्जाम में। देखिए उत्तमाशा द्वीप, देखिए जब ये अफ्रीका की तरफ आ रहे थे, अफ्रीका है ना यहाँ, तो ये यूरोप है। तो जब यहाँ से स्पेन से पुर्तगाल से लोग निकल के आए, तो यहाँ जो द्वीप था इसे बोल रहे थे केप ऑफ गुड होप, हिंदी में बोलते हैं इसे उत्तमाशा द्वीप, उत्तमाशा अंतरीप। इसकी खोज, उत्तमाशा अंतरीप की खोज बार्थोलोमियो डियाज
क्वेश्चन याद करिए बेटा, बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज ने 1488 में खोज की थी इस रास्ते की, मतलब इस जगह की। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत था जिसने बादशाह जहांगीर से भेंट की थी। ये क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये कि बार्थोलोमियो डियाज ने इसकी खोज की थी। दूसरा प्रश्न बेटा, जहांगीर से मिलने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जहांगीर से मिलने वाला प्रथम दूत कौन था अंग्रेज? कैप्टन हॉकिंस। याद करिए बेटा, फैक्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज दूत था जो जहांगीर के दरबार में गया था। जॉन सुरमन मुगल बादशाह फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया था। फर्रुखसियर से आप लोगों को पता होगा शाही फरमान प्राप्त किया था ब्रिटिश ने। तो जो दल आया था जिसने फरमान लिया था, उस दल का मुखिया कौन था? जॉन सुरमन। फैक्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्रुखसियर से जो भेंट की थी, व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला जो शिष्टमंडल आया था, उसका मुखिया कौन था बेटा? जॉन सुरमन। अच्छा, अगला फैक्ट, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री कहां खुली थी? बहुत इंपॉर्टेंट, जरा याद करिए फटाफट। प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहां की गई थी? फैक्ट्रीज की स्थापना कहां की गई थी? सूरत में बेटा। याद करिए बेटा, सूरत में की गई थी। 3 फैक्ट हो गए। आगे है बेटा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अच्छा ये बताइए, पहली कोठी पुर्तगालियों ने कहां बनाई थी? पुर्तगालियों के द्वारा पहली कोठी कहां बनी थी? पुर्तगालियों द्वारा पहली कोठी कहां बनी थी बेटा? पहली कोठी बनी थी कोचीन में बेटा। याद करो, पुर्तगालियों ने अपना सेंटर कहां खोला था? पहला कोचीन में। फ्रांसीसियों ने कहां खोला था? सूरत में बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पुर्तगालियों द्वारा पहली कोठी कोचीन में स्थापित की गई थी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क कब वायसराय बना था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क कब वायसराय बना था? वायसराय पूछ रहा हूं, कब वायसराय बना था? तो ये वायसराय बना था 1509 में बेटा। 1509 में यह वायसराय बना था। यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था बच्चों? तो आप टिक करके आना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पंद्रह सौ 10 में इसके द्वारा ही गोवा पर अधिकार किया गया था। अच्छा, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो बच्चों, अंग्रेजों ने अपने पहला कारखाना खोला था सूरत में। अंग्रेजों का भी पहला कारखाना सूरत में था। अंग्रेजों का भी पहला कारखाना सूरत था, और फ्रांसीसियों का भी। पुर्तगालियों का था कोचीन। सूरत में पुर्तगालियों को पराजित किया था। सूरत में उस समय पुर्तगाली थे। 1612 के आसपास की बात है, ये लिख लीजिए। सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के लिए। तो 1612 के आसपास अंग्रेजों का पहला कारखाना कहां खुला था? सूरत में खुला था। पुर्तगालियों द्वारा पहली कोठी कहां स्थापित हुई थी? कोचीन में हुई थी बच्चों। अल्फांसो डी अल्बुकर्क वायसराय कब बना था? 1509 में। इसी ने गोवा पर अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था। और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी कौन था बच्चों? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। फर्रुखसियर से जो शिष्टमंडल मिलने आया था, उस शिष्टमंडल का मुखिया कौन था? जॉन सुरमन, जिसने दस्तक का दुरुपयोग दिया था 1717 में। और जहांगीर के दरबार में कौन आया था? पहला अंग्रेजी राजदूत कैप्टन हॉकिंस आया था बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम के लिए। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। ये कुछ जनरल फैक्ट है जो क्वेश्चन बनते हैं जिसपे पीटी के वनडे एग्जाम के रिगार्डिंग भी और थ्योरी के रिगार्डिंग भी। तो बच्चों इन्हें याद करो, लिखो इन्हें अपनी कॉपी में, दोहराओ, और कोई डाउट बनता है मेरे से फिर पूछिए कल की क्लास में। क्लास 12 हो चुकी बच्चों, कल को हम पढ़ेंगे क्लास 13। ध्यान रखिए अपना, और इसी तरीके से आप इतिहास को आनंद के साथ पढ़ते जाइए। और उम्मीद है मुझे ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया। अब हम नए टॉपिक की तरफ प्रवेश करने जाएंगे, उपनिवेशवाद। नया टॉपिक कल से हमारा फ्रेश होगा, उपनिवेशवाद। कल हम उपनिवेशवाद के बारे में जानेंगे, इसलिए मैं आज क्लास को यहीं रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।